हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास शेष मौलिक अधिकार को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों में सबसे पहले मौलिक अधिकार को क्लियर किया था, जिसको समानता का अधिकार कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाकी की जो 5 शेष मौलिक अधिकार बचे थे उसको क्लियर करेंगे। तो बाकी जो 5 शेष मौलिक अधिकार बचे थे उसमें से सबसे पहले सेकंड मौलिक अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को क्लियर करेंगे। सेकंड मौलिक अधिकार कौन सा है? तो सेकंड मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। स्टूडेंट, इस स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद दूसरे मौलिक अधिकार में आते हैं, जिसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 को समझते हैं। तो स्टूडेंट, जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 को भी 6 खंडों में बांटा गया है, अर्थात अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 19 सेकंड, इसी तरीके से अनुच्छेद 19 सिक्स तक है। और इस अनुच्छेद 19 फर्स्ट को भी 7 खंडों में बांटा गया है, जैसे अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए। तो स्टूडेंट, ये 7 खंडों में बांटा गया है अनुच्छेद 19 फर्स्ट। इसको समझते हैं। नंबर ए क्या है? इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वी में सभा करने की स्वतंत्रता है। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में आवागमन की स्वतंत्रता है। ई में निवास करने की स्वतंत्रता। एफ में संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता। जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। इसमें से एक प्रकार की स्वतंत्रता हटा दी गई है, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है। तो स्टूडेंट, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची हुई हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो ए प्रकार की स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने की और बोलने की आज़ादी है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट, प्रत्येक नागरिक को बोलने की और भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन स्टूडेंट, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल जाएं। स्टूडेंट, जो 19 फर्स्ट का ए है, इसको बाउंड किया गया है, इसको प्रतिबंधित किया गया है 19(2) के तहत। स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। जो 19 फर्स्ट का ए है, इसको प्रतिबंधित किया गया है 19 सेकंड के तहत, अनुच्छेद 19 सेकंड के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, 19 जो फर्स्ट है, उसके बी अनुच्छेद को 19 थर्ड के तहत प्रतिबंधित किया गया है। सी को स्टूडेंट 19(4) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। डी को 19(5) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। 19(E) को 19 फर्स्ट के ई को 19(5) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि स्टूडेंट अभी आपको बताए थे, जो एफ है इसको हटा दिया गया है, और इसमें जो जी है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसको प्रतिबंधित किया गया है 19(6) के तहत। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है स्टूडेंट, भारत के किसी भी नागरिक को भाषण देने की और बोलने की आज़ादी होती है। लेकिन स्टूडेंट, आप कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे भारत की संप्रभुता पर खतरा हो या किसी दूसरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसलिए स्टूडेंट 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया है। जैसे स्टूडेंट 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया है, इसका मतलब ये है कि इसमें यह बताया होगा कि आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट 19 फर्स्ट का जो वी है, सभा करने की स्वतंत्रता, इज नॉट इक्वल टू हथियार। आपको सभा करने का अधिकार है, लेकिन हथियार इकट्ठे करके कोई भी सभा नहीं कर सकता है। और स्टूडेंट, सभा किन किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है, 19 थर्ड में प्रतिबंधित किया गया है। इसी के तहत स्टूडेंट जो सी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई संघ बना सकता है। जैसे बहुत प्रकार के संघ होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, इसी प्रकार से स्टूडेंट बहुत सारे संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या बजरंग दल है, इस प्रकार के बहुत सारे संगठन होते हैं। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। और स्टूडेंट, किस प्रकार से संघ नहीं बना सकते हो, क्या वो कार्य नहीं करेंगे, इसको प्रतिबंधित किया गया है 19(4) में। इसके बाद स्टूडेंट 19 फर्स्ट का जो डी अनुच्छेद है,
इसका मतलब है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे देश में कहीं भी आवागमन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्टूडेंट इसको प्रतिबंधित किया गया है 19(5) के तहत। इसी प्रकार स्टूडेंट 19(1) का जो ई अनुच्छेद है, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट इसको प्रतिबंधित किया है 19(5) के तहत। स्टूडेंट 19(5) के तहत 2 अनुच्छेदों को प्रतिबंधित किया गया है, एक डी को और एक ई को। इसके बाद स्टूडेंट जो जी है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसको भी प्रतिबंधित किया गया है 19(6) के तहत, यानी कि पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं कर सकते हो, किस प्रकार की गाइडलाइन रहेंगी, इस तरीके से प्रतिबंधित किया गया है 19(6) में। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 19 जो है ये स्टूडेंट 6 अनुच्छेदों में डिवाइड है, और स्टूडेंट इसका जो पहला अनुच्छेद है ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में डिवाइड है, और स्टूडेंट इन बाकी के जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो 5 मौलिक अधिकार इन 6 मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत होती है, चुप रहने की स्वतंत्रता किसके तहत होती है, आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसकी स्वतंत्रता किसके तहत होती है। तो स्टूडेंट जो 19(1) का ए है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता होती है। जो स्टूडेंट मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है, वो 19(1) के का के तहत प्राप्त है। और चुप रहने की स्वतंत्रता, स्टूडेंट कोई भी व्यक्ति चुप रह सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है 19(1) के ए के तहत। और स्टूडेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार, जो 2005 में कानून बनाया गया था, तो जो आरटीआई सूचना का अधिकार है ये भी स्टूडेंट आपका मौलिक अधिकार है, और ये किस में आता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट याद रखना है 19(1) के ए में ये 3 भी अधिकार आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम अनुच्छेद 20 को समझते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है किसी ने अपराध किया है और उस पर दोष सिद्ध हो गया है, उसके बाद उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो स्टूडेंट इसमें 3 क्लॉज हैं। सबसे फर्स्ट क्लॉज को समझते हैं, फिर सेकंड क्लॉज को, फिर थर्ड क्लॉज को समझेंगे। फर्स्ट क्लॉज क्या है, व्यक्ति को सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो कानून जुर्म के समय था। स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने जब भी जो भी क्राइम किया होगा उस समय जो भी कानून होगा हमारे संविधान में उसके अनुसार उसे सज़ा दी जाएगी। सेकंड क्लॉज है, उसको समझते हैं। एक जुर्म की सज़ा एक बार ही मिलेगी। जैसे स्टूडेंट कोई व्यक्ति है, उसने एक जुर्म किया है तो उसकी सज़ा एक ही बार मिलेगी। ये नहीं कि एक जुर्म किया है और उसने सज़ा काट ली है तो बार बार एक ही जुर्म के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ के अंदर डाला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट थर्ड क्लॉज को समझते हैं। स्वयं के खिलाफ सबूत ऑब्लिक गवाही पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्टूडेंट कोई भी व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए या स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए। स्टूडेंट स्वतंत्रता के अधिकार में नेक्स्ट अनुच्छेद 21 को समझते हैं। प्राण एवं दैहिक अधिकार। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। अर्थात जीवन जीने के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और जो मौलिक अधिकार हैं, और स्टूडेंट ये अनुच्छेद 21 में हैं। इसको स्टूडेंट हम समझते हैं जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार। स्टूडेंट सभी व्यक्तियों को, जितने भी देश में नागरिक हैं और नागरिक नहीं हैं, उनको भी स्टूडेंट जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार, यानी कि स्वच्छ पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। सोने का अधिकार, जी हाँ दोस्तों, स्लीपिंग, सोने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होता है। गोपनीयता का अधिकार, कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार की कोई बात होती है उसको गोपनीयता रखने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है। इसके बाद स्टूडेंट छत का अधिकार, जी हाँ दोस्तों, छत का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खुले आसमान के तले उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे छत के अंदर, यानी कि कमरे के अंदर रखा जाएगा, बैरक में रखा जाएगा। तो स्टूडेंट ये छत का अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार है, कोई व्यक्ति किसी बात को गोपनीयता रखना चाहता है तो रख सकता है। सोने का अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार है। ये सभी अधिकार जीवन जीने के अधिकार में आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ प्रदूषण है वहाँ व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। जहाँ प्रदूषण मुक्त पर्यावरण है वहाँ पर व्यक्तियों को रखा जा सकता है। कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति है और उस व्यक्ति को सज़ा हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसे सज़ा हुई है तो कहीं
प्रदूषण वाली जगह पे उसे रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में उसे रखा जाए। स्टूडेंट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रखने का अधिकार है और इसीलिए स्टूडेंट 2010 में एनजीटी का गठन किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो स्टूडेंट एनजीटी है ये न्यायालय है एक प्रकार का और ये पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करता है। तो स्टूडेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि एनजीटी का गठन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जितने प्रकार हैं वो सभी जीवन जीने के अधिकार में आते हैं, अर्थात अनुच्छेद 21 में आते हैं। स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया और स्टूडेंट ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो जो 21A है ये क्या है इसको समझते हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को फ्री प्लस अनिवार्य शिक्षा दी जाए। स्टूडेंट यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21A में क्या है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 22 को समझते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, ये स्टूडेंट अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होगी उस समय उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, जैसे स्टूडेंट किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो वो व्यक्ति वहीं पूछ सकता है कि आप हमें गिरफ्तार करने आए हो तो हमारा जुर्म क्या है। इसी को स्टूडेंट कहते हैं गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। नंबर सेकंड, वकील करने का अधिकार। जो भी स्टूडेंट गिरफ्तार हुआ है उसको अपने मन का वकील करने का अधिकार होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे वकील करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये स्टूडेंट मौलिक अधिकार होता है। नंबर थर्ड, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। जी स्टूडेंट, जो भी गिरफ्तार हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ के, जैसे स्टूडेंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जिस पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया होगा वो पुलिस स्टेशन उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने अर्थात कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेगी। स्टूडेंट इसमें आने जाने का समय छोड़ा जाता है। आई होप स्टूडेंट स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। तो स्टूडेंट जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है और तीसरे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 हैं। दो अनुच्छेद स्टूडेंट तीसरे मौलिक अधिकार में होते हैं। तो अनुच्छेद 23 को समझते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है, बंधुआ मजदूरी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक। जैसे स्टूडेंट बंधुआ मजदूरी क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के अपने खेतों में काम करवाना, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। अगर स्टूडेंट ऐसा कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 23 के तहत कि बंधुआ मजदूरी आप किसी पर नहीं करवा सकते हैं। मानव तस्करी पर रोक, जैसे स्टूडेंट मानव के अंगों को बेचा जाता है उस पर अनुच्छेद 23 के तहत रोक लगी हुई है। मानव तस्करी, मानव के अंगों की तस्करी नहीं की जा सकती किसी भी प्रकार से। तो स्टूडेंट दो पॉइंट हैं अनुच्छेद 23 में, बंधुआ मजदूरी पर रोक है, मानव तस्करी पर रोक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल मजदूरी पर रोक। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो मजदूरी किया करते हैं उस पर स्टूडेंट रोक है। और स्टूडेंट कितने साल के बच्चे पर रोक है, तो 6 से 14 वर्ष का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। जैसे स्टूडेंट 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो होता है वो हैवी किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि स्टूडेंट सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दे रही है और फ्री शिक्षा दे रही है। तो स्टूडेंट इसीलिए बाल मजदूरी पर रोक है और ये मौलिक अधिकार में भी आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट चौथा मौलिक अधिकार समझते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और स्टूडेंट इस चौथे मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27, 28। ये 4 अनुच्छेद चौथे मौलिक अधिकार में हैं जिसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसमें स्टूडेंट अनुच्छेद 25 को समझते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें कोई व्यक्ति कोई सा धर्म अपना सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे देश में, चूँकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें जो भी व्यक्ति कोई सा धर्म चाहे अपनाना तो अपना सकता है, लेकिन स्टूडेंट ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं अपना सकता है। अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति कोई सा धर्म अपनाना चाहता है तो आराम से अपना सकता है, उसका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्य करने
एवं प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य करने के लिए और उसका प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। जैसे स्टूडेंट हिंदू धर्म में कोई सा धार्मिक कार्य करना है, जैसे देवी जागरण करना है या कोई और करना है, धार्मिक कार्य करना है, तो उसके प्रबंधन की पूरी स्वतंत्रता है और उसके प्रबंधन की भी पूरी स्वतंत्रता होती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इस्लाम धर्म में अगर कोई कार्य है या सिख धर्म में या ईसाई धर्म में कोई भी कार्य करना है तो स्टूडेंट वो व्यक्ति उस धार्मिक कार्य को आराम से कर सकता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है और उसको प्रबंधन करने की भी पूरी स्वतंत्रता है। स्टूडेंट अनुच्छेद 27 में क्या है, धर्म के आधार पर कोई कर नहीं लगेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में जो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उनको एक जजिया कर दिया, उनको एक कर देना पड़ता था जिसको जजिया कर कहते थे। अर्थात धर्म के नाम पर टैक्स लगता था कि जो इस्लाम धर्म का नहीं है, हिंदू धर्म का है, बाकी दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनसे जजिया कर लगेगा। तो स्टूडेंट आज स्थिति अलग है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे और हमारे देश में लोकतंत्र है, सभी को बराबर का अधिकार है। इसलिए स्टूडेंट हमारे देश में धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो वही स्टूडेंट अनुच्छेद 27 में बताया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 28 में क्या है, सरकारी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हो, जो भी सरकारी संस्थान होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं या कोई सा और कॉलेज होता है, उसमें स्टूडेंट जो साधारण पढ़ाई होती है, नॉर्मल पढ़ाई होती है, जो हर व्यक्ति पढ़ता है, वही सिर्फ पढ़ाई हो सकती है। धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई सरकारी संस्थानों में नहीं हो सकती है। जैसे इंटर कॉलेज होता है, डिग्री कॉलेज होता है, उसमें कोई धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई नहीं होती है। तो स्टूडेंट यही अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि सरकारी शिक्षा संस्थान जो होते हैं उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट जो मदरसे होते हैं वो अलग होते हैं, उनके बारे में अभी हम बताएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं 5वां मौलिक अधिकार। 5वें मौलिक अधिकार क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार या शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भी कहते हैं इसे। और स्टूडेंट जो 5वां मौलिक अधिकार है इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और 30। स्टूडेंट जो 5वां मौलिक अधिकार होता है अर्थात अनुच्छेद 29-30 होता है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए होता है। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बाकी शेष बचे हैं 6 मौलिक अधिकार, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। तो स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं, जो अल्पसंख्यक शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट अल्पसंख्यक हम कहते किसे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक फैसला सुनाया था, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किसे अल्पसंख्यक माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस धर्म की आबादी 50% से कम है उसे हम अल्पसंख्यकों में रखेंगे। तो स्टूडेंट इस बात को आपको याद रखना है, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक नाम का कोई शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक फैसला सुनाया, उसके अनुसार ये कहा कि अल्पसंख्यक हम उसे कहेंगे जिसके धर्म की संख्या 50% से कम है। तो स्टूडेंट बाकी जो 6 धर्म हैं उनकी 50% से संख्या कम है और बाकी जो एक धर्म है हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म, वो स्टूडेंट 50% से ज़्यादा है। इसलिए हिंदू धर्म हिंदुस्तान में बहुसंख्यक में आता है और बाकी किसी भी धर्म की 50% जनसंख्या नहीं है, इसलिए 6 धर्म जो हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। कौन कौन से, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, क्रिश्चियन है और सिख है। तो स्टूडेंट ये 6 धर्म हैं, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 29 समझते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। स्टूडेंट अनुच्छेद 29 कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। हितों का संरक्षण का मतलब स्टूडेंट उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी जो भी संस्कृति है उसको संजो कर रखा जाएगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, उनको बहुत ही संरक्षण दिया जाएगा। स्टूडेंट अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसको समझते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान का संरक्षण किया जाएगा। स्टूडेंट जो इस्लाम धर्म में मदरसे होते हैं वो अनुच्छेद 30 की देन होते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक होगा उसका जो भी अपने धर्म से जुड़ा हुआ या किसी प्रकार से कोई शिक्षण संस्थान होगा तो उसका संरक्षण किया जाएगा, उसको सुरक्षित किया जाएगा। स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 28 होता है ये अलग होता है, अनुच्छेद 30 अलग होता है। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। जो अनुच्छेद 28 है उसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो भी होगा उनका जो धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान होगा
या कोई सा शिक्षण संस्थान होगा उसको सरकार संरक्षण देगी। तो जो भी मदरसे होते हैं वो अनुच्छेद 30 के अधीन होते हैं, ना कि अनुच्छेद 28 की। नेक्स्ट स्टूडेंट छठे मौलिक अधिकार को समझते हैं। छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टूडेंट जो छठा मौलिक अधिकार है इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 32 है। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। तो स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे अनुच्छेद 31 कहाँ है? तो जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसको समाप्त कर दिया गया है। यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जैसे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए थे, तो स्टूडेंट जो संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, मान लीजिए सरकार ने वो मौलिक अधिकार नहीं दिए आम जनता को, या किसी भी प्रकार से बाउंड कर दिए, तो स्टूडेंट आम जनता क्या कर सकती है? इसीलिए स्टूडेंट मौलिक अधिकार 6 जोड़ा गया, और जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। स्टूडेंट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसमें स्पष्ट लिखा है किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, उसमें जाके अपील कर सकता है। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो स्टूडेंट आप किसके तहत जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और एक अनुच्छेद 226 है जिसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट अच्छे समझ गए होंगे आप छठा जो मौलिक अधिकार है। इसमें स्टूडेंट कुछ और लिखा हुआ है, उसको भी समझते हैं। इसको अंबेडकर ने संविधान का दिल व आत्मा कहा है। जो स्टूडेंट अनुच्छेद 32 है, अर्थात जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी मौलिक अधिकार को बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की दिल व आत्मा कहा था। क्योंकि स्टूडेंट बाबा साहब इस बात को जानते थे कि मान लीजिए कभी भी कोई ऐसी सरकार आ गई जिसने मौलिक अधिकार को बाउंड करना चाहा, मौलिक अधिकार को रोकना चाहा, तो स्टूडेंट आम जनता को एक ऐसी पावर देना चाहिए कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं। इसलिए स्टूडेंट अनुच्छेद 32 में छठा मौलिक अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि किसी आम जनता के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट सीधा जा सकता है। स्टूडेंट एक बात और बताऊं आपको, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्टूडेंट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये पावर अनुच्छेद 32 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट किसी विधि का पुनरावलोकन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी विधि का पुनरावलोकन कर सकता है, वो अनुच्छेद 13 के तहत कर सकता है, और उसको खत्म भी कर सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है उसमें। तो न्यायालय इन मामलों में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो स्टूडेंट जो न्यायालय होता है वो 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है, इन्हीं रिटों को न्याय का झरना कहते हैं। तो स्टूडेंट कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि न्याय का झरना किसे कहते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है उसी को न्याय का झरना कहते हैं। तो स्टूडेंट 5 प्रकार की जो रिट हैं, उन रिट में पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसमें क्या होता है? स्टूडेंट किसी सरकारी संस्था अर्थात पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, बंदी बनाया, तो उसको 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, तो स्टूडेंट आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि मुझे इस समय गिरफ्तार किया गया था और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करते हैं उस सरकारी संस्था के खिलाफ अर्थात पुलिस के खिलाफ, और पूछते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया। नंबर 2 परमादेश। परमादेश जो रिट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, ये क्या होती है? सरकारी अधिकारियों के लिए कहा जाता है कि अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें। मान लीजिए सरकारी अधिकारी कोई अपने अधिकारों का सही से पालन नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी, तो स्टूडेंट परमादेश रिट जारी होती है। और परमादेश में क्या कहा जाता है? अधिकारियों से कहा जाता है अपने कर्तव्यों का पालन सही से करिए। नंबर 3 होती है स्टूडेंट प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है? ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालयों को जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। मतलब जो उच्च न्यायालय होता है, जो ऊपरी न्यायालय होता है, वो निम्न न्यायालयों के लिए जारी करता है ये प्रतिषेध जो रिट है। और इसमें क्या कहता है? जब कोई कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तब कार्रवाई को रोकता है। जैसे स्टूडेंट किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उससे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट में है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो आप ऊपरी न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऊपरी न्यायालय जो होगा वो रिट जारी करेगा प्रतिषेध नाम की,
और जिस कोर्ट में आपका मामला चल रहा होगा उस कोर्ट को तुरंत रोकेगा कि आप इस कार्रवाई को रोकिए क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। स्टूडेंट इसको निवारक भी कहते हैं। जो स्टूडेंट चौथी रिट है इसको उत्प्रेषण कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपरी न्यायालय होता है, ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करता है। जैसे स्टूडेंट प्रतिषेध में था, प्रतिषेध में भी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को, यानी कि ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करता है। उत्प्रेषण रिट जो है वो भी रिट ऊपरी न्यायालय ही निम्न न्यायालय को जारी करता है। और इसमें क्या कहता है, जब कोई कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, जैसे स्टूडेंट जो निम्न न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र से अगर कोई कार्य बाहर है तो स्टूडेंट जारी की जाएगी उत्प्रेषण। ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करेगा और इसमें क्या कहेगा, उसे तुरंत रोककर मेरे पास भेजो। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, इन दोनों रिटों में आपको कोई अंतर नज़र ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, तो स्टूडेंट अंतर समझिए। प्रतिषेध रिट है, इसमें ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय को सिर्फ रोकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस कार्रवाई को रोक दीजिए, इसलिए स्टूडेंट इसे निवारक कहा गया है। जो उत्प्रेषण रिट है, इसमें जो ऊपरी न्यायालय होगा वो निम्न न्यायालय से कहेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हमारे पास भेजिए। इसमें स्टूडेंट सिर्फ रोकता है, अपने पास नहीं मंगाता है कोई भी मामला। उत्प्रेषण जो रिट होती है उसमें रोकता भी है और उस मामले को अपने पास भी बुलाता है और उस मामले को अपने पास भी बुलाता है। इसीलिए स्टूडेंट इसको निवारक और सहायक दोनों कहते हैं। जिसमें सिर्फ रोकता है उसे निवारक कहते हैं, जिसमें रोक कर अपने पास बुलाता है किसी मामले को ऊपरी न्यायालय, उस रिट को निवारक और सहायक ये दोनों कहते हैं। आई होप स्टूडेंट ये दोनों रिट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट पांचवी जो रिट होती है उसको अधिकार प्रच्छा कहते हैं। तो जो पांचवी रिट है अधिकार प्रच्छा, इसमें क्या है, यह सरकारी अधिकारियों को जारी की जाती है। न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिकार प्रच्छा नाम की जो रिट है वो जारी कर सकते हैं और उससे पूछा जाता है, न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। आई होप स्टूडेंट ये पांचों रिट आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट अनुच्छेद 32 तक ही मुख्य रूप से मौलिक अधिकार हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद स्टूडेंट भाग 3 में 35 अनुच्छेद दिए हैं। इसमें से 33, 34, 35 में क्या है इसको भी हम समझते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या है, सेना, सुरक्षा बल, खुफिया विभाग में कार्य करने वाले लोगों के मौलिक अधिकार पर रोक। स्टूडेंट अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है जो सेना में जो व्यक्ति हैं, जो सुरक्षा बल में हैं, जो खुफिया विभाग में है, उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं सेना में, सुरक्षा बल में, खुफिया विभाग में, उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को रोका जाता है। क्योंकि सैनिक व्यक्ति को अपने देश के सुरक्षा के सारे मामले पता होते हैं और मान लीजिए वो व्यक्ति कहे कि मुझे तो बोलने की आज़ादी है अनुच्छेद 19 के तहत, और वो सारी बातें बता दे सबको और कहे मुझे तो बोलने का अधिकार है, तो स्टूडेंट उसका बोलना मौलिक अधिकार है। लेकिन स्टूडेंट उस बोलने के अधिकार की वजह से वह व्यक्ति अपने देश की सभी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों को बता दे बाहर, तो स्टूडेंट देश को खतरा हो सकता है। इसीलिए स्टूडेंट सेना, सुरक्षा बल और खुफिया विभाग में जो व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं उनके मौलिक अधिकार पर रोक लगाई जाती है। अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ, जहाँ पर स्टूडेंट सैन्य कानून लगा होता है, तो मार्शल लॉ को ही सैन्य कानून कहते हैं। जहाँ लागू होता है वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार पर रोक लगाई जाती है। तो स्टूडेंट इस बात को अच्छे से याद रखना, अनुच्छेद 33 के तहत सेना, सुरक्षा बल और खुफिया विभाग में जो व्यक्ति होते हैं उनके मौलिक अधिकार को रोका जाता है। और अनुच्छेद 34 के तहत जहाँ पर सैन्य कानून लगा होता है, सेना का कानून लगा होता है। स्टूडेंट सेना कानून कहाँ लगा होता है, जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा होती हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट ऐसी जगह पर सेना का कानून लगाया जाता है, मतलब वहाँ पर सेना जो है वो अपने हिसाब से सारे कानून को मेंटेन करेगी, सारे कानून सेना वाले चलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है इसलिए। तो स्टूडेंट जहाँ पर मान लीजिए सैन्य कानून लगा है, तो जहाँ सैन्य कानून लगा है वहाँ पर जो आम नागरिक रह रहे होंगे, उस जगह पर जो आम नागरिक रह रहे होंगे उन आम नागरिकों के मौलिक अधिकार पर रोक लगाई जाएगी। अनुच्छेद 35 में क्या है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 35 में स्टूडेंट अनुच्छेद 35 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी मौलिक अधिकार पर संसद कानून बना सकती है। कोई भी कानून बनाना है मौलिक अधिकार के संबंध में तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी।
तो स्टूडेंट ये अनुच्छेद 35 के तहत है। आई होप स्टूडेंट भाग 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।